सुप्रभात। पिछले व्याख्यान में हमने परिस्थिति क्या अर्थ है और उसके क्या लक्षण होते हैं यह हमने देखा था। आज हम देखेंगे परिस्थिति के प्रकार। समाज में व्यक्ति को जो परिस्थितियां प्राप्त होती हैं और जो उनके सभी अधिकार होते हैं उनकी प्रकृति समान नहीं होती है, बल्कि उनमें बहुत अंतर पाया जाता है। प्रश्न ये उठता है कि परिस्थितियां की प्रकृति समान क्यों नहीं होती। वास्तव में सामाजिक व्यवस्था न तो पूर्णतया प्राकृतिक होती है और न ही पूर्णतया मनुष्यकृत, बल्कि इन दोनों का योग होती है। यही कारण है कि व्यक्ति न तो सभी परिस्थितियां अपनी योग्यता और कुशलता द्वारा प्राप्त करता है और न ही उसे सभी परिस्थितियां बिना किसी प्रयत्न के अपने आप प्राप्त हो जाती हैं, बल्कि विभिन्न परिस्थितियों के निर्धारण में व्यक्ति के प्राकृतिक और सामाजिक गुणों का समान महत्व होता है। मनुष्य केवल इसलिए बहुत सी परिस्थितियां प्राप्त कर लेता है कि उसने अपने आप को बहुत योग्य बना लिया है, बल्कि इसलिए भी प्राप्त करता है क्योंकि उसे प्रकृति के द्वारा भी उसके कुछ गुण प्राप्त हैं। हमारी सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार की है जिसकी सदस्यता के कारण व्यक्ति को कुछ परिस्थितियां अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार सभी परिस्थितियों को मोटे तौर पर हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। सन 1936 में रॉल्फ लिंटन ने समाज में पाई जाने वाली परिस्थितियों को प्रमुख रूप से दो भागों प्रदत्त और अर्जित में विभक्त किया। अब हम सबसे पहले देखेंगे प्रदत्त परिस्थिति। समाज में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो व्यक्ति के गुणों को ध्यान रखे बिना उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। ये परिस्थितियां व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है उसी से उसको परंपरा के कारण प्राप्त हो जाती हैं और उसके व्यक्तित्व के बारे में समाज जब कुछ भी नहीं जानता है तब भी उसे ये परिस्थितियां स्वतः मिल जाती हैं। जैसे किसी जाति में जन्म लिया, उस जाति का समाज में क्या महत्व है, उस आधार पर समाज में उसका अपना स्थान सुनिश्चित हो जाता है। परिस्थितियां बच्चे के द्वारा भविष्य में प्राप्त की जाने वाली परिस्थितियों की सीमा तथा रूप भी निश्चित करती हैं। विश्व के सभी समाजों में प्रदत्त परिस्थितियां पाई जाती हैं और इन पर व्यक्ति का अपना कोई भी नियंत्रण नहीं होता, वह उसकी इच्छाएं उसके उसमें काम नहीं आती हैं। जैसे स्त्री होना, पुरुष होना, बालक, युवा, सुंदर, कुरूप, लंबा या छोटा होना, ये सब उसके नियंत्रण से परे है। लिंगभेद, आयु, नातेदारी, प्रजाति, जाति, परिवार में बच्चों की संख्या, गोद लेना, माता पिता की मृत्यु तथा विवाह विच्छेद आदि के आधार पर प्राप्त परिस्थितियां प्रदत्त प्रकार की होती हैं। आधुनिक समाजों की तुलना में आदिम और परंपरागत समाजों में यह परिस्थितियां अधिक पाई जाती थीं। अब हम इसके निर्धारण के आधार देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे आधार हैं जिसके के द्वारा हमें प्रदत्त परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। उनमें सबसे पहले हम देख रहे हैं लिंग भेद। जन्म से ही यह निश्चित हो जाता है कि वह किस लिंग में है। यह हमारा अपनी इच्छाओं पर नहीं निर्भर करता कि हम किस लिंग को में जन्म लेंगे। कौन से शारीरिक लक्षण हैं ये हमारे जन्म से ही हमारे पास आ जाते हैं और जो कि आजीवन स्थायी बने रहते हैं। लगभग सभी संस्कृतियों में स्त्री और पुरुष की परिस्थितियां एवं भूमिकाओं में अंतर पाया जाता है। प्राय स्त्रियों को कमजोर, कोमल, भावुक, सहज विश्वासी, धार्मिक तथा एक विवाही माना जाता रहा है। भारत में भी स्त्रियों की परिस्थिति पुरुषों से नीची रही है और उन्हें अबला, दासी एवं संपत्ति के रूप में समझा जाता रहा है। इसी कारण स्त्रियों को उच्च शिक्षा तथा व्यवसाय से पृथक रखा गया, उनको संपत्ति एवं राज्याधिकारों से वंचित किया गया, उन्हें पुरुषों के अधीन रखा गया। दूसरी ओर पुरुषों को साहस, वीरता, तर्क और शौर्य का प्रतीक माना जाता है और यही कारण है कि उन्हें घर के बाहर के कार्यों को करने को कहा जाता है, क्योंकि वह एक ताकतवर कार्यों को कर सकते हैं, साहसी माने जाते हैं इसलिए। लेकिन स्त्रियां घरेलू कार्य, सिलाई, बर्तन बनाना, खाना बनाना, बच्चों के पालन पोषण आदि का कार्य करती हैं।
कई आदिम समाजों में स्त्रियां धार्मिक एवं जादुई कार्यों में भाग नहीं ले सकती। नीलगिरी की टोडा जनजाति में स्त्रियों को भैंस पालन का कार्य नहीं करने दिया जाता है। श्रम विभाजन की दृष्टि से भी देखा जाए तो विभिन्न संस्कृतियों में एक समानता नहीं होती है। किसी समाज में जो कार्य पुरुषों के लिए निर्धारित हैं तो वहीं दूसरे समाज में वह स्त्रियों के लिए भी हो सकते हैं। आनुवांशिकता से प्राप्त चारित्रिक लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं और जिनके कारण उनका सामाजिक व्यवहार भी भिन्न भिन्न होता है। स्त्री पुरुषों में पाई जाने वाली शारीरिक रचना की भिन्नता भी उनके कार्यों में भिन्नता पैदा करती है। हम देखते हैं कि नारी को प्रजनन कार्य करना होता है, अतः उसे ऐसे कार्य सौंपे जाते हैं जो कि हल्के फुल्के हों, उसके अनुकूल हों। लेकिन पुरुषों को युद्ध, शिकार और शक्ति के कार्यों को सौंपा जाता है। स्त्री एवं पुरुषों की परिस्थितियों में सांस्कृतिक कारणों से जो भिन्नता पाई जाती है, सदैव ही पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को निम्न स्थान नहीं दिया जाता है। भारत में गारो, खासी, नायर मातृसत्तात्मक परिवारों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की परिस्थिति ऊंची है। वहाँ पर वे परिवार की मुखिया होती हैं। संपत्ति एवं धार्मिक कार्यों में वही प्रधान होती हैं। वंश एवं उत्तराधिकार भी स्त्रियों के आधार पर ही तय किए जाते हैं। वर्तमान समय में स्त्री एवं पुरुषों को कुछ कार्यों को छोड़कर शेष में समान रूप से नौकरी के अवसर प्रदान किए जाते हैं। आयुर्वेद। यौनवेद की भांति आयुर्वेद भी निश्चित एवं स्पष्ट शारीरिक लक्षण है, किंतु यह एक परिवर्तनशील तथ्य भी है। विभिन्न संस्कृतियों में आयु के आधार पर परिस्थिति भेद पाया जाता है। आयु का विभाजन शिशु, बालक, युवा, प्रौढ़ एवं वृद्ध आदि स्तरों में किया जा सकता है। समाज में अलग अलग आयु के लोगों को विभिन्न परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं और एक विशेष परिस्थिति के लिए निश्चित आयु का होना भी आवश्यक है। बड़े भाई एवं छोटे भाई का भेद आयु पर निर्भर है। प्राय बच्चों की तुलना में वृद्ध लोगों को समाज में अधिक सम्मान दिया जाता है। इसका कारण आयु के अतिरिक्त यह भी है कि उन्हें जीवन के अधिक अनुभव होते हैं और वह परंपरा और संस्कृति के रक्षक माने जाते हैं। हिंदू संयुक्त परिवार का मुखिया वयोवृद्ध पुरुष ही होता है। भारत में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम के विभाजन का मूल आधार ही आयु है। आयु के आधार पर परिस्थिति का विशुद्ध रूप तब दिखाई पड़ता है जब उस पद को प्राप्त करने में किसी अन्य तत्व का कोई हाथ न हो। किंतु सदैव ही आयु महत्वपूर्ण नहीं होती। उसके साथ लिंग, व्यक्ति के गुण, नातेदारी, क्षमता, शिक्षा, संपत्ति तथा सांस्कृतिक आधार भी जुड़े होते हैं। यही कारण है कि एक आयु के होने पर भी लोगों को भिन्न भिन्न परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं। जिन समाजों में आजीविका प्राप्त करना कठिन होता है, वहाँ युवा लोगों का अधिक महत्व होता है। एस्किमो लोगों में वृद्ध व्यक्ति की हत्या करना नैतिक दायित्व माना जाता रहा है। स्पष्ट है कि व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण में एक आयु महत्वपूर्ण तथ्य है, परंतु फिर भी इसे एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट है नातेदारी। व्यक्ति को नातेदारी के आधार पर भी अनेक परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। एक व्यक्ति का अपने माता पिता एवं रक्त संबंधियों से संबंध होता है। उनसे संबंधित होने के कारण ही उसे अनेक परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। नातेदारी से संबंधित परिस्थितियां प्रदत्त होती हैं क्योंकि हम हमारे माता पिता एवं भाई बहन का चयन नहीं करते। नातेदारी जैविक एवं सांस्कृतिक दोनों ही तथ्यों का मिश्रित रूप है। समाज में हमें कई पद माता पिता के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। जैसे राजा का पुत्र राजपद ग्रहण करता है, हम अपने माता पिता का वर्ग, धर्म और कभी कभी व्यवसाय भी ग्रहण करते हैं। भारत में जाति का आधार जन्म ही है। माता पिता, भाई बहन, चाचा मामा, जीजा साला, दादा दादी, सास ससुर आदि सभी परिस्थितियां नातेदारी के आधार पर तय होती हैं और इसमें व्यक्ति के अधिकार और दायित्व भी जुड़े होते हैं। माता पिता की जो सामाजिक स्थिति होती है उससे ही बच्चे का मूल्यांकन होता है और उसकी उच्च निम्न स्थिति के अनुसार बच्चे की सामाजिक परिस्थिति हमें प्राप्त होती है। यद्यपि माता पिता की स्थिति के अनुसार बच्चे की स्थिति की तुलना एवं विवाद का विषय है, क्योंकि बुद्धिमान एवं प्रभावशाली पिता की संतान मूर्ख भी हो सकती है और पागल व्यक्ति की संतान बुद्धिमान भी हो सकती है। एक निर्धन परिवार में जन्म लेने वाला अपने धन संपत्ति अर्जित करके वह शक्तिशाली भी बन सकता है, अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकता है, तो यहाँ पर वह अपनी स्थिति को बदल सकता है। लेकिन आदिम समाजों में तो अनेक सामाजिक परिस्थितियों का नातेदारी से घनिष्ठ संबंध पाया जाता था।
नेक्स्ट है जन्म। हमने आरंभ में ही देखा कि हर व्यक्ति का जन्म जिस परिवार, जाति और प्रजाति में होता है उसी के आधार पर उसकी परिस्थिति का निर्धारण होता है। यदि वह उच्च जाति में जन्म लेता है तो समाज में उसकी उच्च परिस्थिति होती है, और यदि वह निम्न जाति में जन्म लेता है तो उसकी निम्न स्थिति आंकी जाती है। नेक्स्ट है शारीरिक विशेषताएं। कई परिस्थितियां व्यक्ति को उसकी अपनी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर प्राप्त होती है। काला, कुरूप तुलना में सुंदर, निर्बल की तुलना में शक्तिशाली, बीमार, लूले लंगड़े, अपंग व्यक्ति की तुलना में स्वस्थ एवं सक्षम व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति सदैव ऊंची मानी जाती रही है। नेक्स्ट है जाति एवं प्रजाति। भारत में जाति व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण का एक प्रमुख आधार रही है। हिंदू समाज में जाति के आधार पर संस्तरण व्यवस्था पाई जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह से एक संस्तरण पाया जाता है। उसमें ब्राह्मण की स्थिति सर्वोच्च स्थिति मानी गई और शूद्र को सबसे निम्न स्थिति पर माना गया है। इसी प्रकार काली एवं पीली प्रजाति की तुलना में गोरी प्रजाति के लोगों की सामाजिक परिस्थिति सदैव ऊंची मानी जाती रही है। और अमेरिका तथा अफ्रीका में तो काली प्रजाति के लोगों को अनेक सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया गया है और वह निग्रो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता था। इस प्रकार जाति और प्रजाति के आधार पर विभिन्न प्रकार के निर्योग्यताएं या यह कहें कि हमारे समाज में स्थान ऊंचा या निम्न पाया जाता रहा है। यह हमारे सभी प्रदत्त परिस्थितियों के निर्धारण के आधार रहे हैं। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे अर्जित परिस्थिति। धन्यवाद।